गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्रांति सर। और आज हम लोग क्लास 12 की क्लासेस में अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है गॉस लॉ, गॉस का नियम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, पिछले दो क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी डाइपोल पर फोर्स, और उसके बाद हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि यदि आपके पास कोई सरफेस है और उस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो उस सरफेस द्वारा परिबद्ध जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के एरिया का डॉट प्रोडक्ट होगा। हम इसी कंसेप्ट को लेकर आज एक जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर की सोल है, इस चैप्टर की आत्मा उसको कहा जाता है। क्योंकि आगे के जितने भी आगे आपको थ्योरी आएंगी, जैसे किसी स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ये तमाम जो चीजें हैं अगर आप उसको कूलाम के नियम का अनुप्रयोग करके छोटे से एलिमेंट को, चार्ज के एलिमेंट को चुनकर अगर आप उसको कैलकुलेट करते तो वो काफी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको काफी एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो ये गॉस का नियम है, यह गॉस का जो नियम है वो इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल हल करने के लिए, बहुत सिंपली तरीके से समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आइडिया देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि इस नियम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस के व्यवहार को समझना होगा। तो थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस है और यहां पर अपना काम करता हूं तो आपको यहां दिख ही रहा होगा। तो विद्यार्थी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? r² होता है। और यदि आप कोई भी एरिया लेते हैं, चाहे वो एरिया स्फीयर हो, चाहे वो एरिया किसी भी ज्योमेट्री का हो, अगर आप उसका सरफेस एरिया लेते हैं तो आप जानते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशन स्पेस से बना होता है। 2 डायमेंशन स्पेस का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है r² का। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² और एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल r² होता है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और स्पेस में ये पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो आप देखिएगा कि अगर आप इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए चार्ज के नजदीक रहते हैं तो आपको छोटा सा स्फीयर चुनना है ना। और लेकिन छोटा सा स्फीयर चुनते हैं तो ए का मान कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के नजदीक अधिक होती है। जिस अनुपात में एरिया छोटा हो रहा है उस अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर आप बड़ा एक सरफेस लेते हैं, ओके, अगर आप एक बड़ा सरफेस लेते हैं, अगर आपने क्या किया, एक बड़ा सरफेस ले लिया, तो जैसे ही आप एक बड़ा सरफेस लेते हैं सरफेस एरिया बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसी अनुपात में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस बढ़ाने पर डिक्रीज करता है 1/r² के प्रोपोर्शनल, और एरिया r² के प्रोपोर्शनल इंक्रीज करता है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर आप E को मल्टीप्लाई करते हैं A के साथ तो आपको मिलता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा आप देखिएगा 1/r² इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फंक्शन होता है, और एरिया होता है r², दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और फ्लक्स जो होगा वो आपके ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, उसको ढकने के लिए कैसा सरफेस लिया है ना। बड़ा स्ट्रेंज, अद्भुत। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पेस के बीच एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक ऐसी राशि होती है जो हमेशा कंजर्व रहती है, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप स्पेस को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी अनुपात में डिक्रीज कर जाएगा, और यदि आप स्पेस को छोटा कर रहे हैं, चार्ज के नजदीक आ रहे हैं, तो जिस अनुपात में r² के अनुपात में आप स्पेस को छोटा कर रहे हैं उसी अनुपात में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाता है। और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और
सरफेस का जो गुणनफल होता है अर्थात फ्लक्स जो होता है वो किसी भी कैसा भी आप अगर चार्ज को इनक्लोज करने के लिए सरफेस लीजिए, चाहे आप सरफेस छोटा लेते हैं चाहे आप सरफेस बड़ा लेते हैं या किसी भी रैंडम आकृति का सरफेस लेते हैं, क्योंकि मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा रैंडम आकृति के सरफेस के लिए, तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज सरफेस से, अगर कोई सरफेस बंद है उसके अंदर चार्ज है, तो केवल और केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड और चार्ज के चारों तरफ जो मीडियम है अर्थात तो उसकी जो एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन का जो मान है, विद्युतशीलता का जो मान है, उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्पेस जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में फील्ड घट जाता है और स्पेस जिस अनुपात में घटता है उस अनुपात में फील्ड बढ़ जाता है। इसलिए स्पेस और फील्ड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थात फ्लक्स का मान ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। केवल किस पर डिपेंड करेगा? वो केवल और केवल डिपेंड करेगा चार्ज पर और चार्ज के चारों तरफ कैसा मीडियम है। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट पर, और यदि निर्वात नहीं है कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन पर। ओके, एनी क्वेश्चंस? गुड। तो ये आपका क्या रहा? ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। ये आपका क्या रहा? कॉन्सेप्ट रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां मिटा देता हूं कि इसकी जरूरत आपको है नहीं। तो विद्यार्थी आइए हम थोड़ा सा देखते हैं गॉस का नियम क्या होता है। गॉस लॉ कह रहा है किसी बंद सतह से, ये कैसा सतह आपने ले, एक बंद सतह ले लिया। ध्यान रखिएगा गॉस का नियम केवल बंद सतह के लिए सही होता है, खुला सतह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास खुला सतह है तो आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड उस सतह से तो नहीं गुजरेंगे, जिस खुले वाले भाग से भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेंगे। तो आपका पूरा जो सतह है अगर वो बंद नहीं है तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को परिबद्ध नहीं कर पाएगा, इनक्लोज नहीं कर पाएगा, उसको शामिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, आपका ये गॉस का नियम सही नहीं होगा। गॉस का नियम केवल बंद सतह के लिए सही होता है। तो क्या है? किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आप यहां पर देखिए एक बंद सतह मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है? एक चार्ज ले लिया है। ओके, अब ये चार्ज के कारण क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सतह से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। चारों दिशाओं में गुजर रहा है, मैंने सभी दिशाओं में दिखाया नहीं है। कह रहा है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह द्वारा परिबद्ध है। सतह द्वारा परिबद्ध, ये देखिए परिबद्ध आवेश किसको कहते हैं? अगर मान लेते हैं आपके पास कोई सतह है, सरफेस है, और उसके वहां पर दो चार्ज हमने यहां दिखाया, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है। तो इस सतह द्वारा परिबद्ध या इनक्लोज चार्ज वो होगा जो बंद सतह के अंदर है ना, उसी को हम लोग परिबद्ध आवेश कहेंगे। ये जो बाहर वाला आवेश है इसको परिबद्ध आवेश नहीं कहेंगे, और गॉस के नियम में ये आवेश शामिल नहीं होगा। अब आप कहेंगे, सवाल करेंगे क्यों सर नहीं होगा? तो अगर इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस से गुजर रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप इस बाहर के आवेश को लेते हैं यहां पर, तो ये बाहर वाला जो आवेश है इससे जो फील्ड है वो क्या होंगे? इस प्रकार गुजरेंगे। तो आप देखिएगा यहां पर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और यहां से फ्लक्स क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जितना मैग्नीट्यूड प्रवेश किया उतना मैग्नीट्यूड बाहर निकलेगा। तो अगर रिजल्टेंट आपका फ्लक्स आप इस बाहर वाले चार्ज के लिए निकालिएगा तो गुजरने वाला माइनस और बाहर निकलने वाला, प्रवेश करने वाला माइनस और बाहर निकलने वाला प्लस, दोनों एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देंगे और इस सरफेस से इस Q2 जो बाहर आवेश रखा गया है उसके कारण कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, या गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो परिबद्ध आवेश का मतलब क्या हो गया कि किसी सरफेस, गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है, किसी सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या होगा? इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं आपके पास एक सरफेस है और उसके अंदर दो तीन चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो इनक्लोज जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर इसमें से जो प्लस होगा वो जुड़ जाएगा, जो माइनस होगा तो वो क्या होगा? घट जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह द्वारा परिबद्ध आवेश, सतह द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। क्या ध्यान रखना है? किसी बंद सतह से गुजरने वाला क्या? विद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। आइए यहां पर देखते हैं। हमने यहां पर एक सरफेस ले लिया है। इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है? Q इनक्लोज, जिसको IN मैंने लिखा है, Q है। और यहां आपने एक छोटा सा सतह चुना। अब इस सतह का एरिया कितना है? dA है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहां से गुजरने वाला E है। तो अगर आप इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिएगा, टोटल सतह से गुजरने वाला, तो ये छोटे से पैच से गुजरने वाला फ्लक्स है E.dA, और इसका पूरे सतह के लिए आप समाकलन कर देंगे।
तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, आपका टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। क्योंकि आपने देखा था ये निकालने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो ये हो गया परिबद्ध फ्लक्स, किससे, इस इनक्लोज सरफेस, इस बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से। और इसका जो मान होगा वो क्या होगा कि परिबद्ध आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो परिबद्ध आवेश कितना हो गया, Q इनक्लोज, और 1/ε आप लगा दीजिए, तो ये आपको फ्लक्स का मान हो गया। अब देखिए ये फ्लक्स का जो मान है केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर और माध्यम की प्रकृति पर। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने इस सतह को कैसा चुना। ये सतह स्फेरिकल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपको क्यूबिक हो सकता है, उसके बाद ये किसी भी रैंडम आकृति का हो सकता है, लेकिन रूल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। ओके, एनी डाउट्स? गुड। अब मैं इसको प्रूफ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ऐसा कैसे होता है। तो थोड़ा सा कैमरा को इधर घुमा देते हैं, और प्रूफ करने के लिए विद्यार्थी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल गॉसियन सरफेस खींचिए जिसका एरिया आप जानते हैं, और इसको उसके लिए आप विस्तारित कर सकते हैं। क्योंकि आप रैंडम या किसी कॉम्प्लेक्स सरफेस को भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको डबल इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरफेस का एरिया निकालने के लिए वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। आप ट्रस्ट कीजिए कि ये किसी भी सरफेस के लिए सही होता है। ओके, आइए यहां पर हमने प्रूफ ऑफ गॉस ला लिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनक्लोज चार्ज लेना है। आपने एक चार्ज ले लिया Q इनक्लोज, जिसको मैंने सिंगल चार्ज लिया है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज मैंने लिया है। तो इनक्लोज चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। इसके चारों तरफ आपने R त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस खींचा है। यदि आप किसी आवेश को इनक्लोज करने के लिए सरफेस खींचते हैं तो उसको आप लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो आपने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस खींचा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए आपके लिए मैंने क्या किया है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। हमने इस आवेश Q को, जो Q इनक्लोज है, इसको मैंने इस गॉसियन सरफेस द्वारा बंद कर दिया, परिबद्ध कर दिया, और ये गॉसियन सरफेस बंद है, इनक्लोज है। ऐसी बात नहीं कि गॉसियन सरफेस लेना है तो रियल सरफेस लेना है, एक मैथमेटिकल सरफेस, काल्पनिक सरफेस लेकर भी आप इस थ्योरी को करते हैं। ऐसी बात नहीं कि मान लीजिए आपके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो रियल में आपको कोई कूट कपड़ा या आप कागज लेकर उसको इनक्लोज करना है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल सरफेस बनाना है, काल्पनिक। तो हमने यहां पर लिया। अब यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट चुन लिया है जिसको हमने एरिया लिया है dA, और यहां से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसका मान आप जानते हैं Q/4πε0। मैं यहां लिख देता हूं, Q/4πε0 इंटू कितना होगा, R² होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं Q सही आ रहा है ना ऊपर में। हाँ, गुड। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि गॉस का नियम हम इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर के चित्र में Q आवेश को R त्रिज्या के गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया। Q आवेश को R त्रिज्या के गॉसियन सरफेस से क्या कर लिया है, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर लिया है। इस सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहले यहां देखिए, गॉसियन सरफेस जो होगा स्फेयर होगा। तो यहां पर आप स्फेयर मतलब गोला होता है। क्या होता है, गोला। तो ये गोला से आपने इनक्लोज कर लिया, क्योंकि किसी ब्रिज से तो इनक्लोज होगा नहीं, चारों तरफ से उसको घेरना है। तो उसके लिए तो आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और इसके लिए आपने क्या लिया है, एक गोला लिया है, चूंकि उसका इनक्लोज किया है। इस सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स हमने पिछले क्लास में कैलकुलेट किया था। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर E डॉट dA। तो E डॉट क्या ले लेंगे, dA ले लेंगे। ओके, और इसका क्या कर देना है, सर्किल इंटीग्रेशन कर देना, मतलब पूरे सरफेस के लिए ले लेना, पूरा क्लोज सरफेस के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस, मतलब इंटीग्रेशन किसके लिए करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियल आउटवर्ड होता है, त्रिज्यीय सदिश बाहर की ओर हो रहा है। चूंकि प्लस चार्ज हमने लिया है यहां पर, तो बाहर की ओर है, और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब E और dA का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और E डॉट dA बराबर E dA cos थीटा। चूंकि ये दोनों पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल होते थे तो फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता था, और उस फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, E इंटू dA। तो यहां पर क्या हो गया, फाई बराबर E का मान हम रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0। तो पहले Q इनक्लोज रखते हैं, Q इनक्लोज
जो इंक्लोज इसके अंदर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना होगा एरिया डीए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चूंकि क्यू इंक्लोज नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम हमारे पास चार्ज अभी क्या है, क्यू ही है, क्यू ही रख देते हैं। ऐसे नहीं कि क्यू इंक्लोज नहीं रखेंगे, मैंने मान ही लिया है इसको। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, इनटू क्या है एरिया एलिमेंट, ये जो लिया है आपने डीए लिया है। गुड, क्योंकि अब यहां पर डॉट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को मैंने यहां पर आपको बताया क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है। क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस गॉसियन सरफेस के हर एक बिंदु पर आर का मान सेम है, क्यू नहीं चेंज हो रहा है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है। डीए इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए, मतलब इस पूरे सरफेस के लिए एरिया का इंटीग्रेशन करना है, एरिया निकालना है इस पूरे सरफेस का, इसका यही मतलब है। मतलब हमको यहां पर एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पहले से है और गोले का सरफेस एरिया ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, फ्लक्स हुआ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बट हमने माना है क्यू को क्या, इनक्लोज चार्ज, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर यही चार्ज क्यू जो है वो समाहित है। मतलब ये गॉसियन सरफेस इस क्यू चार्ज को ही इंक्लोज कर रहा है, इसीलिए इसको इंक्लोज चार्ज आप लिख सकते हैं। तो फाई बराबर क्यू इंक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस का नियम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि गॉस का नियम क्या होता है। गॉस का नियम एकदम सिंपल फॉर्म में है। अगर आपके पास कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल को यदि आप किसी भी सरफेस से, बंद सरफेस से इंक्लोज करते हैं तो उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो उस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसका 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, और यही आपको गॉस का नियम है। आपके पास अगर गॉस का नियम है तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, और अगर आपने फ्लक्स निकाल लिया तो फ्लक्स बराबर होता है E इंटू डी ए। तो आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, चाहे वो लाइन चार्ज हो, चाहे वो वॉल्यूम चार्ज हो, चाहे वो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, किसी भी प्रकार का मेटल का प्लेट हो, अगर ऐसे सिस्टम अगर चार्ज है तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन करते हैं। हम उस सिस्टम के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं और इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालकर उस सिस्टम के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने गॉस के नियम को समझा, और गॉस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन जो है अब इस नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन चलेगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आप लोग गूगल मीट जो आता है ऐप गूगल मीट, उसको आप लोग लोड कर लीजिए, और अगर जब लाइव सेशन की जरूरत पड़ेगी डाउट के लिए तो हम लोग गूगल मीट ऐप से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग गूगल मीट ऐप लोड कर लीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।